मौसम विभाग ने जारी किया 48 घंटे का अलर्ट। 12 और 13 सितंबर के लिए जारी की चेतावनी। देहरादून समेत 11 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में उपनल और पीएनबी के बीच हुआ करार। उपनल कर्मचारियों के लिए 50 लाख का दुर्घटना बीमा। उपनल कर्मियों के परिवार हित को देखते हुए लिया गया फैसला। बागेश्वर में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा निगरानी समिति बैठक में हुए शामिल। अधिकारियों को ध्वस्त ग्रामीण सड़कों को ठीक करने का निर्देश दिया। निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करने के भी आदेश जारी किए। सूर्यास्त के बाद जागेश्वर धाम की एंट्री पर बैन। प्रवेश नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। एएसआई ने लगाया नोटिस। सितंबर को रात में कुछ लोगों ने किया था हंगामा। गढ़वाल कमिश्नर और आपदा सचिव ने बैठक ली। दूसरे चरण की यात्रा और पुनर्स्थापना कार्यों की समीक्षा की। यात्रा मार्ग पर डेंजर जोन हेलमेट पहनकर पार करेंगे श्रद्धालु। देहरादून के घंटाघर में तारों और पैनल चोरी मामले में बड़ा खुलासा। जांच में कोई सामान चोरी न होने का पता चला। सीओ सिटी ने किया था घंटाघर निरीक्षण। चौकी इंचार्ज की वापसी। नैनीताल में भारी बारिश को लेकर बड़ी खबर। आज नैनीताल जिले में रहेगी छुट्टी। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन का आदेश। बागेश्वर के खोली गांव में 7 सालों के बाद परिहार बंधुओं की साधु आठू पूजा का आयोजन। धूमधाम से किया गया देव अवतरण कार्यक्रम। परिहार समाज के लोगों को इकट्ठा करने का उद्देश्य। उधम सिंह नगर में समूहित कर महिलाओं से गहने लूटने वाले गैंग का भांडाफोड़। गैंग के एक सदस्य दिल्ली से गिरफ्तार। नकदी और कार बरामद। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। कालसी के जूडो में अनियंत्रित होकर गहरी नदी में गिरा वाहन। 2 हिस्सों में बटा पिकअप वाहन। स्थानीय लोगों ने 2 घायल को अस्पताल में पहुंचाया। सड़क पर आया मलबा हादसे का कारण। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जारी किया 48 घंटे का अलर्ट। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गुरुवार और शुक्रवार के लिए चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। 11 जिलों के लिए भारी चेतावनी बारिश को लेकर ये जारी की गई है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अलर्ट रहने के आदेश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि डीएम समेत अन्य अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने गुरुवार यानी कि आज और शुक्रवार के लिए प्रदेश में 11 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के मद्देनजर देहरादून, नैनीताल, चंपावत व बागेश्वर में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थापलियाल ने बताया है कि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, यूएस नगर के लिए रेड अलर्ट, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिले के डीएम समेत अन्य अधिकारियों को अलर्ट रहने की हर स्थिति में निपटने की आदेश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उसे निपटने के लिए आप स्टैंड बाय में रहें।
तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पे रेड अलर्ट तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट। बारिश के मद्देनजर कई जगहों पे स्कूल कॉलेज भी बंद है। भारी बारिश को देखते हुए ये फैसला जिला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 11 जिलों के लिए 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन आज और कल भारी से भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है, और जिसको देखते हुए अब ये जिला प्रशासन की तरफ से फैसला भी लिया गया है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका स्कूल 2 दिन के लिए बंद रहेगा। ये फैसला जिला प्रशासन की तरफ से मौसम को देखते हुए लिया गया है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपदा प्रबंधन विभाग को हर स्थिति से निपटने के लिए आदेश दिया गया है कि आप स्टैंड बाय में रहे, किसी भी तरह की स्थिति आ सकती है, क्योंकि रेड अलर्ट यहां पर भारी बारिश को लेकर जारी किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को 50 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में देहरादून के न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में उपनल और पीएनबी के बीच इस संदर्भ में फैसला करार दिया गया है, जिसके बाद अब उपनल कर्मचारियों की दुर्घटना से मृत्यु पर उनके आश्रितों को, यानी कि उनके ऊपर जो डिपेंडेंट थे, उनको 50 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि सरकार ने यह फैसला उपनल कर्मियों के परिवारों के हित को देखते हुए लिया है। इसमें 23,000 से अधिक उपनल कर्मचारी कवर होंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। सब चीज जो है कॉस्ट बेनिफिट देखा जाता है, कितना हमें हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, उपनल का गठन अधिकतर सैनिक 35 से 40 उपनल का गठन किया, जो कि सरकार का उपनल का गठन पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए हुआ। आज उपनल के माध्यम से 22,500 से अधिक लोग प्रदेश में व देश के विभिन्न भागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो। मुझे याद है, एक बार मैंने मीटिंग ली और मैंने पूछा कि भाई कोई कर्मचारी की अगर दुर्घटना होती है तो कितना पैसा मिलता है? तो मुझे बताया कि 15,000 मिलता है। तो मैंने उसको बढ़ाकर 1 लाख किया, और आज हमारे एमडी जी के प्रयासों से और दुबे जी के विशेष सहयोग से हमने ये सुनिश्चित किया है कि देखिए, किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। समर्पित किए हैं ऐसे वीर और शूरवीरों की भूमि को भी मैं दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, शिक्षण मुझे आज इस अवसर पर जिले में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, प्रथम वीरता पुरस्कार विजेता ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं। साथ ही नानक चक की बेटी स्वर्गीय कश्मीर के श्रीमती रजनीमावती क्षेत्रों में, बॉर्डर क्षेत्रों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने पूछा, सच बताइए अब आपको क्या अंतर दिखाई देता है? बहुत ज्यादा, चूंकि बोलना इसलिए नहीं है कि भाइयों बहनों जानते हो भी रहे हैं, अभी दूसरे कार्यक्रम में भी हम लोगों को जाना है। और उन्होंने कहा धारा 370 समाप्त होने के सबके भाव देख रहा हूं, एक एक के चेहरे को मैंने पढ़ लिया। सुरक्षा बल है, उन सुरक्षा बलों पर अब पथराव की घटना नहीं होती है, अब पत्थरबाजी, मेरे मनबाजी की घटना नहीं होती है, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस प्रकार का ही बधाई दे रहा हूं कि ये बदला है जम्मू और कश्मीर। भाइयों बहनों और भाइयों बहनों, इस बार का जो चुनाव है, इतना भी संशय नहीं है, चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है।
तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होना है और इसके लिए स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के सांबा पहुंचे हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में वोट डालने की अपील जनता से करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि देश भर के लिए इस वक्त लोकप्रिय चेहरा है और यही वजह है कि जहां पर भी विधानसभा चुनाव होता है, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी अलग अलग राज्यों में जाकर स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करते नजर आए। और अभी 2 राज्यों में चुनाव है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम सामने आया है और यही वजह है कि वो जम्मू कश्मीर में जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते। केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक लेने बागेश्वर सभागार पहुंचे। अजय टम्टा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि बागेश्वर में मानसून के कारण जो भी ग्रामीण सड़कें ध्वस्त हो गई है, उन सड़कों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इसके साथ ही काफली गैर में नेशनल हाईवे में निर्माणाधीन दीवारों में घटिया निर्माण सामग्री प्रयोग किए जाने पर अजय टम्टा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करने के आदेश भी दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी बागेश्वर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं अजय टम्टा यहां पर बागेश्वर में बैठक लेते नजर आ रहे हैं और इस बैठक में उन्होंने तमाम अधिकारी पदाधिकारी को जो निर्देश है वो उन्होंने दिया है। ध्वस्त ग्रामीण सड़कों को ठीक करने का आदेश इस बैठक के जरिए दिया गया है। पीएमजीएसवाई की बिल्कुल की और उसकी मीटिंग लेकर के पीडब्ल्यूडी की भी और पीएमजीएसवाई की, उसमें सभी कहा है कि जो ये इस बार मानसून के कारण से जितनी हमारी रोडें क्षतिग्रस्त हुई हैं, इनको तुरंत ठीक करें। अभी कुछ रोडें हमारी अभी भी बंद हैं, उनको ठीक खोलने का काम बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे। मैंने उनको आज बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया हम बहुत जल्दी इसको ठीक कर लेंगे। और आपदा की भी आज हमने बैठक ली है। आपदा के कारण से जो मानसून सत्र में नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भी भरपूरी कर ली जाए। इस काम को भी आज हम तेज़ गति से करें। चालू हुए 15-16 दिन हो रहे और चूँकि उसमें एनएच के काम में और किसी भी रोड काम में लोकल मटेरियल इस्तेमाल करने का विषय होता है। ये संज्ञान में आया था, मिट्टी तो नहीं है, वो वहाँ की लाल पत्थर की ही वो क्रश कर रहे हैं, क्योंकि क्रैशर स्टोन ही होता है। तो वो स्टोन रेड होने के कारण से लोगों में ये बात आई थी, फिर भी हमने उसका हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत तत्काल उसमें कार्रवाई करके उसको हटा दिया है। आगे इस पर बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग होगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो चलिए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के सांबा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। प्रदेश को विकास और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का चुनाव है। इसलिए आज मैं भाई सलेथिया जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 1 अक्टूबर को कमल के फूल पर वोट देकर सांबा और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जिसके बारे में बहुत विस्तार से अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण जी ने बहुत विस्तार से बताया कि उन्होंने जिसकी कल्पना की थी कि देश के अंदर एक विधान होगा, एक निशान होगा और एक प्रधान होगा, उसको साकार करने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रेमनाथ डेगरा जी को भी, उनका भी स्मरण करते हैं, जिस जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के लिए उन्होंने यहां पर आंदोलन शुरू किया था। उसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म कर एकीकृत भारत के सपने को पूरा करके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। भाइयों बहनों, और जब हम बात करते हैं धारा 370 की, तो आप याद करिए, बहुत बार लगता होगा कि 2019 में धारा 370 समाप्त हो गई। यह आसानी से समाप्त नहीं हुई है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है, जब धारा 370 को समाप्त करने के बाद हमारी पार्टी देश की आजादी के बाद से लगातार करती रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में,
तो तमाम प्रकार की आवाजें उठती थी कि धारा 370 समाप्त होगा तो जम्मू और कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा 2019 में 5 अगस्त को वो दिन ऐतिहासिक दिन आया और जो कश्मीर और जम्मू का पूरी तरह से भारत में विलय हो गया, पूरी तरह से भारत एकीकरण हो गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया। यहां भी वही विधान चलने लगा जो देश के अंदर विधान चलता है, यहां भी वही प्रधान हो गए जो वहां प्रधान है, यही एक ही ध्वज हो गया जो देश के अंदर ध्वज चलता है। भाइयों बहनों, एक छोटा सा मच्छर भी नहीं मरा। यह है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जिसने पूरे विश्व को आज भारत की तरफ ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आप याद करिए, जब कश्मीर और जम्मू के अंदर धारा 370 थी तो कैसा कश्मीर होता था, यह मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। आप सब थोड़ा पुराने दिनों को याद करिए। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप देखते थे कैसे पत्थरबाज आ जाते थे। कोई गाड़ी रात में 6 बजे 7 बजे कहीं रुकती थी या कहीं रास्ते में गाड़ी रोक देते थे। आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, तमाम प्रकार के विघटनकारी लगातार देश की तरक्की को रोकने का काम करते थे। और आप अंतर देखिए, आज कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आज मिनिमम टेररिज्म हो गया और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। भाइयों बहनों, मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। कितनी बड़ी संख्या में परिवर्तन हो गया, शांति हो गई। मैं अभी उत्तराखंड के एक सीमावर्ती क्षेत्र में गया था, बिल्कुल वहां भी तो जम्मू कश्मीर के सांबा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जहां पर यहां पर वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए, साथ ही साथ बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रोक लगा दी है और इसके लिए ASI ने जागेश्वर धाम के मुख्य द्वार पर नोटिस लगाकर सूचना सार्वजनिक कर दी है। आपको बता दें कि बीते दिनों रात में जागेश्वर धाम परिसर में हुड़दंग के बाद ASI ने सख्त रुख अपनाया है। बीती 1 सितंबर को जागेश्वर धाम में पीलीभीत से आए लोगों ने मंदिर के द्वार बंद होने के बाद रात में द्वार खोलने को लेकर हंगामा किया था। मंदिर का मुख्य द्वार बंद होने के बाद भी वो द्वार फांदकर मंदिर के अंदर घुस गए और मंदिर के अंदर जाने से मना करने पर इन लोगों ने ASI के सुरक्षा गार्ड के साथ बदसलूकी के साथ ही हाथापाई भी की थी। इस दौरान उनके साथ आई एक महिला ने खूब हंगामा किया था और इसी को देखते हुए ASI ने अब नियमों का सख्ती से पालन करवाने की जो तैयारी है वो कर ली है। ASI की ओर से मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक नोटिस भी लगा दिया गया है। नोटिस में स्पष्ट कर दिया गया है कि श्रद्धालु सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में गढ़वाल कमिश्नर सचिव विनय शंकर पांडे और आपदा सचिव विनोद सुमन बुधवार को श्री केदारनाथ यात्रा और आपदा संबंधित बैठक लेने केदारनाथ घाटी पहुंचे थे। आपको बता दें कि शेरसी में बैठक के दौरान उन्होंने मानसून सीजन के बाद शुरू हुई दूसरे चरण की यात्रा और 31 जुलाई को अतिवृष्टि के चलते हुई क्षति के बाद हुए पुनर्स्थापना कार्य की समीक्षा की है। इसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही कहा कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम और अधिक पुख्ता होंगे। यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के बीच स्लाइडिंग और डेंजर जोन में अब यात्रियों को हेलमेट पहनकर रास्ते पार करवाए जाएंगे और ऐसे स्थानों पर यात्रियों को सचेत रहने, सतर्कता की जानकारी देने को अनाउंसमेंट सिस्टम और अलर्ट लाइटिंग भी यहां पर लगाई जाएगी। आपको बता दें कि गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जिलाधिकारी सौरभ गहरवार से सड़क और पैदल यात्रा मार्ग की पुनर्स्थापना के लिए किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट लेते हुए इस वर्ष की
विशेष यात्रा काल के लिहाज से अनिवार्य कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में मास्क और हेलोजन लाइट लगवाने के निर्देश भी दिए हैं। आपदा सचिव विनोद सुमन ने बताया है कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा सुरक्षा के साथ सुचारू रखने के लिए मुख्यमंत्री धाम में लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। अब तक मुख्यमंत्री मुआवजा और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए करीब 30 करोड़ रुपए स्वीकृत कर चुके हैं। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। पैदल मार्ग पर सोनप्रयाग, जंगलचट्टी, रामबाड़ा, भीमबली आदि अन्य डेंजर जोन में यात्रियों को अब सुरक्षा हेलमेट पहनकर यात्रा करवाई जाएगी। वहीं यात्रा मार्ग पर अनाउंसमेंट सिस्टम और अलर्ट लाइट्स भी लगाने की तैयारी की गई है। यात्रा मार्ग पर पुनर्स्थापना कार्यों की मॉनिटरिंग और सुझावों के लिए कर्नल अजय कोठियाल ने सुझाव दिया है कि कुंड में प्रस्तावित नए पुल निर्माण में सेना की सहायता ली जाए। इसके अलावा फिलहाल पैदल यात्रा मार्ग को 4 मीटर तक चौड़ा किया जाना अनिवार्य है ताकि भीड़ बढ़ने पर पैदल मार्ग में जाम जैसी स्थिति न बने। इस बैठक में विभाग अध्यक्ष पीडब्ल्यूडी दीपक यादव, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे और उसी के साथ उपजिलाधिकारी उखीमठ अनिल शुक्ला समेत तमाम अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद नजर आए। बारिश आई गया, हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। वो केवल जियोटेक जब आ जाएगा सिर्फ लोग कॉपी करेंगे तो वहां पर एक मीडियम बनेगी। अभी तो आप एक फैक्चुअल ग्राउंड के लिए क्या है, ग्राउंड की एक तो ये क्रॉस कर गए यहां से सबसे ये तो हमारा है। 31 जुलाई की रात में जो अतिवृष्टि हुई थी उससे काफ़ी नुकसान हुआ था और शुरुआत के 10-12 दिन हमारी यात्रा भी प्रभावित हुई थी और उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 विजिट हुई थी और बड़ी विस्तार के साथ उन्होंने व्यापक निर्देश भी दिए थे कि यात्रा को तुरंत बहाल किया जाए, लोगों की जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए, रेस्टोरेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए और लोगों की, यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया था उसके बाद हम लोगों की लगातार फ्रीक्वेंट विजिट होती रही। सचिव आपदा साहब भी यहाँ पर 3-4 राउंड आ चुके हैं। मैं भी यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ और जिला प्रशासन जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके साथ निरंतर हम लोग विचार विमर्श करके परिस्थितियों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। ये जो केदारनाथ जी में 31 जुलाई की रात में जो अतिवृष्टि हुई थी उससे काफ़ी नुकसान हुआ था और शुरुआत के 10-12 दिन हमारी यात्रा भी प्रभावित हुई थी और उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 विजिट हुई थी और बड़ी विस्तार के साथ उन्होंने व्यापक निर्देश भी दिए थे कि यात्रा को तुरंत बहाल किया जाए, लोगों की जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है उसका। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात नैनीताल की करते हैं। नैनीताल में भारी बारिश को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज नैनीताल जिले में छुट्टी रहेगी। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नैनीताल में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद अब जिला प्रशासन की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए यहाँ पर स्कूलों में छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छुट्टी के आदेश जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी नैनीताल से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भारी बारिश को लेकर बड़ा फैसला लेते जिला प्रशासन नजर आए। भारी बारिश को देखते हुए उन्होंने छुट्टी का ऐलान किया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक नैनीताल से पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा 11 जिलों के लिए भारी से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जिसमें नैनीताल भी एक जिला है और इसी को लेते हुए जिला प्रशासन की तरफ से यह कदम उठाया गया। न सिर्फ नैनीताल बल्कि देहरादून में भी छुट्टी के आदेश जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। बहरहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक नैनीताल से पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने छुट्टी का आदेश जारी किया है। और
चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात राजधानी देहरादून की करेंगे। देहरादून के घंटा घर की तारे और पैनल चोरी होने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको ये जानकारी दे दें कि पुलिस की जांच में पता चला है कि घंटा घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, जिसके बाद इस मामले में लाइन हाजिर किए गए चौकी इंचार्ज की भी चौकी में वापसी हो गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि मौके पर कोई चोरी की वारदात नहीं हुई, बल्कि पावर सप्लाई से जुड़े तार काटे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना में बीते मंगलवार की रात को मुकदमा दर्ज किया गया। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि घंटा घर पर घड़ी और फव्वारे कई दिन से बंद थे, जिसके बाद यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। और कई दिन पहले इस मामले में नगर निगम ने बीते मंगलवार को शहर कोतवाली में चोरी का केस दर्ज किया था, जिसके बाद एसएसपी अजय सिंह ने धारा चौकी इंचार्ज हर्ष अरोरा को वायरलेस सेट पर आदेश जारी करते हुए लाइन हाजिर कर दिया था। साथ ही इस प्रकरण की जांच सीओ सिटी नीरज सेमवाल को सौंपी गई थी, जिसके बाद उन्होंने बीते बुधवार को नगर आयुक्त संघ घंटाघर का निरीक्षण किया और इस दौरान सामने आया कि मौके पर पावर और अन्य सप्लाई से जुड़े तार काटी गई है। वहीं इस मामले में सीओ सिटी ने दारोगा हर्ष अरोरा को क्लीन चिट देते हुए जांच रिपोर्ट एसएसपी अजय सिंह को सौंप दी है। पर नगर निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि घंटा घर पर जो सुई है उस पर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करके कुछ सामान ऐसा किया गया जिससे कि वहाँ पर घड़ी भी रुक गई है और उसकी संभावना चोरी होने की संभावना व्यक्त की गई थी, जिसके आधार पर जो जांच प्रार्थना पत्र था वो रिसीव कर लिया गया था। क्योंकि मामला घंटाघर पे मेन सिटी के शहर के बीच का प्रकरण था और इसको देखते हुए आज जो है सुबह प्रातः नगर निगम की टीम, पुलिस की टीम और एफएसएल टीम को बुलाया गया था और पूरा परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि वहाँ पर घंटाघर में जाने के 4 इसमें दरवाजे, इसमें 3 दरवाजे परमानेंट लॉक रहते हैं और एक दरवाजा जो डबल लॉक है जिसमें पहले बाहर चैनल लगा हुआ है, उसके अंदर भी एक दरवाजा है जिसमें दरवाजा लगा हुआ है और दोनों चैनल गेट और दरवाजा इंटैक्ट पाया गया। साथ ही साथ जो 3 अन्य परमानेंट क्लोज दरवाजे थे वो कल शाम को धारा चौकी पर नगर निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि घंटाघर पर। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।